तो हेलो हाय आदाब सत श्री अकाल नमस्कार केम छो बच्चा लोग। तो आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हमारे पुराने डायलॉग के साथ आ गए आपकी जीतू भैया आप लोगों के साथ एक और नया लेसन लेकर के, जो कि है हमारा समतल में गति का लेसन नंबर 9। ठीक है, इससे पहले हम 8 लेसन तक बात कर चुके हैं। 8वें लेसन में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रक्षेप्य गति से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। ठीक है, एक चीज जो मैं बार बार आप लोगों की नोटिस कर रहा हूँ वो यही है कि बच्चों को न्यूमेरिकल में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो मैंने आपको यही बोला कि क्वेश्चन को आपको डेप्थ में समझना पड़ेगा। लास्ट वाले लेसन में मैंने ट्राई किया है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको डेप्थ में समझाया जाए। ठीक है, एक बच्चे की प्रॉब्लम और आई कि सर आप क्वेश्चन पूरा रीड करने दिया करो। तो बेटा क्योंकि हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमारे पास टाइम नहीं होता ना कि भाई आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन रीड करने के लिए रुकूं। तो आप एक काम कर सकते हो, आप वीडियो को पॉज करो, पहले क्वेश्चन रीड करो, फिर वापस वीडियो को आप प्ले कर दो। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम अगर कोई फेस कर रहा है तो प्लीज वो इस चीज का यूज करे। चलो, तो आज का अपन लेसन के बारे में बात करते हैं। ये चैप्टर का लास्ट पार्ट है, वृत्ताकार गति पर बहुत प्यारा टॉपिक है। ठीक है ना, उसके बारे में अपन बात करेंगे आज। लेकिन आगे जाने से पहले ये आप सबके लिए इंफॉर्मेशन है कि हमारा लर्न एंड शेयर का ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे। मोस्टली बच्चों के फोन्स में ऑलरेडी डाउनलोड होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं करा है, जो नए बच्चे हैं उन लोगों के लिए है कि भाई ये ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। इसमें 11th के मैथमेटिक्स के और फिजिक्स के दोनों के पेड बैचेस हैं नॉमिनल चार्जेस के साथ, और आप साथ के साथ हर संडे को टेस्ट तो दे ही सकते हो। ठीक है ना, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है, सब बच्चे आराम से टेस्ट दे सकते हैं। तो अपनी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए आप वो टेस्ट दे सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इन नंबर्स पे जो कि हमने स्क्रीन पे लिखे हैं, आप इन पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। चलो, तो आज अपन अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं वृत्तीय गति के साथ। और पहली बार मेरा बैकग्राउंड जो है वो सच में हमारी थीम से मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको एक बहुत बड़ी सी अर्थ दिख रही होगी और आपको ये सैटेलाइट दिख रही होगी जो कि अर्थ के चारों तरफ गोल 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 घूम रही है, मतलब वृत्ताकार पथ पे गति कर रही है। ठीक है, आज हम एक्चुअली वृत्ताकार गति के बारे में ही बात करने वाले हैं। वृत्ताकार गति मतलब क्या? अगर कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर गोल गोल ऐसे घूम रही है तो उसे हम वृत्ताकार गति कहते हैं। ठीक है, लेकिन फिजिक्स में जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो उससे बहुत सारी चीजें रिलेटेड हो जाती हैं। ठीक है ना, वो आज अपने को पढ़नी है। तो बेसिकली हो सकता है इस चैप्टर के मतलब इस टॉपिक के वृत्ताकार गति के 2 टुकड़े हो जाएं, क्योंकि आज मुझे कुछ ऐसी चीजें समझानी है जिनके बिना आप वृत्ताकार गति की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा हो भी सकता है कि आपको एनसीईआरटी में ना मिले। जैसे मैं आपको कोणीय विस्थापन बताऊंगा, वो एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। कोणीय वेग आपको मिल जाएगा, कोणीय त्वरण शायद ना मिले। ठीक है, तो ये सब चीजें एक्चुअली सेकंड लाइफ चैप्टर में जो हमारा घूर्णन गति वाला चैप्टर है उसमें उन लोगों ने दे रखी है। लेकिन वृत्ताकार गति को पढ़ने के लिए हमको ये भी समझनी पहले पड़ेगी। तो हम इस चैप्टर में कवर कर लेंगे तो हमें उस चैप्टर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। मेले वेले में जाते हो, गोल गोल वो मैरी गो राउंड होता है ना, गोल गोल चक्रा चक्रा घूमता रहता है। ठीक है, बचपन में खूब गए होंगे। और उस दिन आपको राहुल सर ने एग्जाम्पल दिया ही था ना, मेले में घूमने जाते हो तो मेले की एक चीज आप प्रक्षेप्य गति तो उठा के लेकर आए हो, एक वृत्ताकार गति और उठा के ले आओ। ठीक है, या वो हमारे स्कूल में होती थी एक वो चक्री होती थी जिसपे सब वो गोल गोल घूमते थे। मैं तो नहीं घूमता था, मेरे को तो चक्कर आते थे बुरे वाले। ठीक है, तो उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं कि जब आप बैठे रहते हो तो आप उस पर बैठते हो तो आप बाहर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हो, एक बल का अनुभव करते हो। ठीक है, एक चीज और, इस चैप्टर के अलावा जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे यानी 5th चैप्टर जो पढ़ेंगे उसमें भी वापस वृत्ताकार गति आएगी। ठीक है, वहां पे वृत्ताकार गति को और डिटेल में पढ़ेंगे अपन। इस चैप्टर में वृत्ताकार गति का एक बस एक छोटा सा फॉर्मूला है v²/r, जिसे हम अभिकेंद्रीय त्वरण भी बोलते हैं, जिसके बारे में कहीं ना कहीं आपने क्लास 9th में ऑलरेडी सुन लिया है। ठीक है, टीचर बोलते थे जब वृत्ताकार गति पढ़ाते थे ना, मोशन जो चैप्टर था आपका गति वाला, उसका सबसे लास्ट टॉपिक होता था वृत्ताकार गति। तो टीचर ये बोलता था बेटा गोल गोल चीज घूम ली है तो उसके ना सेंटर में एक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स जो है ना वो है हमारा अभिकेंद्रीय बल। उसके बारे में अपने को बात करनी है। ठीक है, तो चलो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि वृत्ताकार गति क्या होती है। वैसे तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में भी कुछ बातें कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यही है कि हाँ एक चीज और, हमारे सिलेबस में एक समान वृत्ताकार गति है, असमान वृत्ताकार गति अभी हम नहीं पढ़ रहे, नेक्स्ट चैप्टर में आएगी। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ एक समान वृत्ताकार गति के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले कि एक समान वृत्ताकार गति होती क्या है।
तो जब कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चलती है तो वस्तु की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। पहले मैं आपको सीधी सीधी सी बात बता देता हूँ। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि आप किसी मैरी गो राउंड मतलब बड़ा सारा झूलने वाला गोला होता है ना, वो झूला जो होता है गोल गोल ऐसे घूमता है, उसको इंग्लिश में मैरी गो राउंड बोलते हैं। तो जो मैरी गो राउंड है, ठीक है, चक्री जो है आपकी, उस चक्री के अंदर अगर वो एक समान चाल से चले, जैसे मैं बोलूँ कि वो 2 मीटर प्रति सेकंड से घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, तो उसकी चाल नियत हो सकती है, लेकिन उसका वेग नियत नहीं हो सकता, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है और वो दिशा और परिमाण दोनों पर निर्भर करती है। तो अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूम रही है और उसकी चाल नियत है, वेग नहीं, क्योंकि वेग का मतलब हुआ कि उसकी दिशा भी निश्चित होनी चाहिए, लेकिन वृत्ताकार पथ पर अगर कोई वस्तु घूम रही है तो उसकी दिशा कभी नियत नहीं रहेगी। कैसे, एक एग्जांपल देता हूँ। सबने साइकिलें वाइकिलें तो चलाते होंगे, ठीक है, तो साइकिलों पर मरगाड़ लगी हुई होती है ना, ठीक है, और या फिर बाइक वाइक पे भी लगी होती है, मतलब हर गाड़ी पे लगी होती है, मरगाड़ तो होती है। आजकल की वो पता ही नहीं कौन सी एडवांस सी साइकिलें आ गए, मरगाड़ इतनी छोटी सी बना देते हैं और फिर पूरे कपड़े खराब हो जाते हैं। ठीक है, मेरे पास भी ऐसी गंदी सी साइकिल है, वो नई ज़माने की पता नहीं कैसी तो साइकिल है, मुझे तो समझ नहीं आती, वो कपड़े और ख़राब करती है। ठीक है, तो उसी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो जब अपन कीचड़ में चलाते हैं ना उसको, तो क्या देखते हो आप, देखते हो कि है ना, उससे कुछ इस तरीके से उसमें से कीचड़ उछलती रहती है, नोटिस करिएगा। ठीक है, तो मरगाड़ उसके ऊपर जब लगी हुई होगी तो कहीं ना कहीं वो कीचड़ से आपकी रक्षा कर लेगी। ठीक है, इसलिए मरगाड़ लगी हुई होती है कि भाई बारिश पड़ रही है, जैसे अभी मौसम है। ठीक है, कई बच्चे मेरे को मैसेज करके बोलते हैं सर सारे दिन ही बारिश पड़ती रहती है। तो आप लोगों के यहाँ पे बारिश पड़ रही है, हमारे यहाँ पे तो अभी इतनी नहीं पड़ रही है। ठीक है, कभी कभार दर्शन दे देती है थोड़े दिन में, वो भी अच्छे से नहीं देती। ठीक है, तो हम बात करते हैं, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते टाइम जब वो पानी की बूंदें या जो जल है वो जब उस पहिए के ऊपर चिपक जाता है ना, तो चिपकने के बाद क्या करता है, वो जब उससे छूटता है तो छूटने के बाद एक्चुअली वो एक सरल रेखीय पथ पर गति करता है। क्यों? क्योंकि इस बिंदु पर अगर वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है और मुझे इस बिंदु पर वस्तु की गति की दिशा निकालनी है कि भाई वस्तु इस बिंदु पर किस दिशा में गति कर रहा है, तो मैं उसके ऊपर एक टेंजेंट यानी एक स्पर्श रेखा खींच दूंगा। मान लो मुझे पता करना है कि वस्तु की दिशा इस पॉइंट पे किस दिशा में, तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपकी गाड़ियां, आप खुद देख लेना, नोटिस करना कि हमेशा सीधी रेखा में उसमें से जैसे वो तीर कमान नहीं निकलते वैसे उसमें से पानी की बूंदें उछलती हुई निकलती हैं। ठीक है, तो वही जो है हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हर बिंदु पर, क्योंकि वस्तु के जो गति की दिशा है वो परिवर्तित होती है, भले चाल नहीं है। मैं कह रहा हूँ 2 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, मैं कह रहा हूँ मेरी गाड़ी में बरसातों में मेरे को बड़ा फिसलने का डर रहता भाई। ठीक है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चलाता हूँ, 30-35 इससे ऊपर नहीं। तो 30-35 से अगर मैंने गाड़ी चलाई, मान लो 30 से ही चला रहा हूँ, तो वो पहिया भी तो 30 मीटर प्रति सेकंड से घूम रहा है, सॉरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे से घूम रहा है। जब वो घूम रहा है तो उसकी चाल तो नियत हो गई। लेकिन अगर मैं उसकी गति के बारे में बात करूं तो मान लो कोई भी एक बिंदु है उसके ऊपर, तो वो जो है हर बिंदु पर अपनी दिशा क्या कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है। देखो पहले यहां था तो दिशा ये हो गई, 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 यहां था तो दिशा ये हो गई। बेसिकली हर बिंदु पर वस्तु की दिशा क्या होती है, परिवर्तित होती है। तो इसका मतलब उसकी चाल नियत हो सकती है लेकिन वेग नियत नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम एक समान वृत्ताकार गति के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें चाल नियत होगी लेकिन वेग नियत नहीं होगा। ठीक है ना, हम चाहेंगे कि वेग का परिमाण चेंज ना हो। हम ये बोल रहे हैं कि वेग का परिमाण चेंज ना हो, मतलब अगर मेरी बाइक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो मेरी जो बाइक है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ही चलेगी। मैं चाहता ही नहीं उसकी स्पीड को बढ़ाना। ठीक है, बट उसकी दिशा तो बार बार चेंज होनी ना, अगर वो सर्कुलर पाथ पे चल रही है उसके ऊपर कोई चीज। ठीक है, तो आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो इस पार्ट में, इस पूरे के पूरे लेक्चर सीरीज में फर्स्ट और इसका जो सेकंड पार्ट बनेगा उसमें हम एक समान वृत्ताकार गति के बारे में ही बात करेंगे, यानी वस्तु की चाल नियत रहेगी, वेग तो रहेगा ही नहीं, हमें पता है। तो देखो डेफिनेशन में आई होप आप सबको कहानी क्लियर हो गई होगी। वृत्ताकार पथ पे घूम रही है, चाल नियत है बट वेग नहीं। तो वस्तु को वृत्तीय गति कराने के लिए इसे कुछ प्रारंभिक वेग देना चाहिए तथा इस पर लगने वाला बल हमेशा तात्क्षणिक वेग के लंबवत होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे भी बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है कि वस्तु को अगर आप चाहते हो कि वो वृत्ताकार एक तो पथ की जगह पत्ती याद आ रहा, पता नहीं क्यों, तो वृत्ताकार पथ पर जब वो गोल गोल घूमती है तो घूमने के बाद आपको जब उसको घुमाना है तो घुमाने के लिए आपको उसको जो बल देना पड़ेगा वो उसकी लंबवत देना पड़ेगा। उसकी देखो लिखा है
तात्क्षणिक वेग के आपको लंबवत देना पड़ेगा। तात्क्षणिक वेग के लंबवत का मतलब यह है कि मान लो इस बिंदु पर वस्तु की गति की दिशा ऐसे है, तो आप चाहते हो कि अगर ये वृत्ताकार पथ पर घूमे तो आपको बल केंद्र की ओर लगाना पड़ेगा, वो भी इसके लंबवत। बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं, एक पत्थर लो, पत्थर को धागे से बांधो, 9th क्लास में भी था एग्जाम्पल, वो पत्थर को धागे से बांध के गोल 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 घुमाओ, तो आप देख रहे हो कि पत्थर जो है वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, यानी उसकी तात्क्षणिक वेग की दिशा किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा से बताई जा सकती है, लेकिन बल आप केंद्र से लगा रहे हो उसको घुमाने के लिए। तो आपने जो बल लगाया एक्चुअली वो सेंटर की तरफ लगाया, केंद्र की ओर लगाया, यानी वो वस्तु की गति की लंबवत दिशा में है। तो आपको ये यही बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसके बाद चूंकि यह बल सदैव विस्थापन के लंबवत होता है, अतः कण पर बल द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता। काफी इंपॉर्टेंट चीज, टीचर जब वर्क पढ़ाता है, मैं भी आपको जब वर्क पढ़ाऊंगा, कार्य पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि वृत्ताकार पथ पर वस्तु द्वारा, मतलब वृत्ताकार पथ पर वस्तु जो कार्य करती है, जो बल कार्य करता है, वो जीरो होता है। क्यों? क्योंकि हम जो बल लगा रहे हैं वो इधर की तरफ है, मतलब लंबवत हो सकता है, अंदर हो सकता है, बाहर हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो वो जब हम लंबवत बल लगा रहे हैं तो लंबवत बल तो विस्थापन के लंबवत ही है ना, वेग के लंबवत है तो विस्थापन के भी लंबवत हुआ, तो वेग और विस्थापन की दिशा तो एक ही है, तो इसके अगर लंबवत है तो किए गए कार्य का मान जीरो ही होगा। सर क्यों होगा? हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, वैसे तो तुम बचपन में पढ़कर आए हो, एफ एस तक पढ़ा था, बल इंटू विस्थापन, लेकिन ये गलत फॉर्मूला है, मतलब गलत नहीं है पर एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है। एक्चुअल फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा होता है। तो अब देख लो दोनों के बीच में, एफ और एस के बीच में, विस्थापन और बल के बीच में 90 डिग्री का कोण है। जब उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण हुआ तो किया गया कार्य शून्य नहीं हुआ क्या? ये तो तुम पढ़ते थे क्लास 9th में, ठीक है। तो यहां पे यही बोल रहा है, अतः इसकी गतिज ऊर्जा एवं चाल अप्रभावित रहती है, परंतु बल एवं वेग की परस्पर क्रिया के कारण कण परिणामी पथ के अनुदिश गति करता है। अच्छा एक चीज और, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हमारे द्वारा किया गया कार्य वृत्ताकार पथ पर घूम रही है ना, बोल दिया, ठीक है, बल हम लगा रहे हैं, इसके लंबवत लगा रहे हैं, ठीक है, वस्तु जो है वो तात्क्षणिक वेग की दिशा में ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही है, ठीक है, बोल दिया अपन। हमने बोला हमारे द्वारा किया गया कार्य तो जीरो है साला, तो फिर इस वस्तु के पास जो गतिज ऊर्जा है और जो चाल है वो तो चेंज ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने कोई कार्य ही नहीं किया। हमारे मैथ फिजिक्स के अकॉर्डिंग आपने कोई कार्य नहीं किया, तो अगर आपने कोई कार्य नहीं किया है वस्तु को घुमाने में, तो ऑब्वियस ही बात है उसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन आना ही नहीं। हम बोल रहे हैं एक बार वस्तु को घुमा के छोड़ दो, अगर कोई वायु का प्रतिरोध नहीं, कुछ नहीं, तो गोल गोल घूमती रहेगी जड़त्व के नियम से, ठीक है। जड़त्व का नियम वो ये बोलता है कि जो वस्तु गति में है वो गति में रहती है, जिस वेग से गतिशील है, तो ऐसे गोल गोल घूमती रहेगी। अब जब वो गोल गोल घूमती रहेगी तो हमने कोई गतिज, मतलब हमने कार्य नहीं किया, हमने कार्य नहीं किया तो हमारी गतिज ऊर्जा और चाल जो है अप्रभावित रहती है। लेकिन बल एवं वेग की परस्पर क्रिया के कारण, अब सुनो, ये बल भाई साहब इधर लग रहे हैं, वेग बेचारा उधर जाना चाहता है, तो इनकी परस्पर क्रिया की वजह से बेचारा वेग जो है ना उसकी दिशा ऐसे हो जाती है और वस्तु हर दिशा के अंदर ऐसे ऐसे घूमने लग जाती है। तो बेचारी की मजबूरी है कि वेग और बल की वजह से उसको वृत्ताकार पथ पर घूमना पड़ता है, जबकि चाल जीरो है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जीरो है, हमारे द्वारा किया गया कार्य जीरो है, ठीक है, फिर भी वृत्ताकार पथ पर घूमती है वेग और बल की परस्पर क्रिया के कारण, ठीक है। तो आई होप सबको इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक वृत्ताकार, एक समान वृत्तीय गति के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें वस्तु का वेग भले चेंज होता रहे, वेग में भी क्या, उसकी सिर्फ दिशा, परिमाण नहीं, और उसकी चाल नियत रहनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी सबको। अब चलो आगे चलते हैं। अब वृत्तीय गति के दो पार्ट होते हैं, ठीक है, उसमें से मैंने आपको बोला जैसे कि हमारे सिलेबस में तो एक ही। तो वृत्तीय गति दो तरीके की हो सकती है, पहला है आपका एक समान वृत्तीय गति और दूसरा है आपका असमान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति जिसमें वस्तु की चाल नियत रहती है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एक समान वृत्तीय गति का मतलब क्या है, वस्तु की चाल नियत रहती है। वेग की बात करूं तो वेग के दो पार्ट है क्योंकि सदिश राशि है, तो उसका जो परिमाण है ना वो नियत रहता है, परिमाण नियत रहता है और दिशा भले परिवर्तित होती रहे, और दिशा तो परिवर्तित होनी है और तो कुछ कर भी नहीं सकते, तो दिशा उसकी जो है वो परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। तो ये चीज कहानी हमने लिख दी। अब समान गति के वृत्तीय गति के बारे में बात कर रहे हैं, तो बेचारे वस्तु की गति जो है ना, मतलब चाल जो है ना बार बार चेंज हो रही है। जैसे
मेरे जैसा तो भाई सीधा एक ही वेग से चलाता है, आप जैसे कुछ बच्चे होंगे, गाड़ी तो वैसे आपको नहीं चलानी चाहिए भी कायदे से, लेकिन फिर भी कभी चला लेते होगे, तो चलाते हो तो कभी वेग उसका मतलब इसकी चाल ज़्यादा, कभी कम, रेस खींच दी, कभी कम कर दी, तो बार बार वस्तु की चाल का परिमाण भी चेंज हो रहा है, मतलब चाल भी नियत नहीं है, चाल जो वो क्या हो रही है, अपरिवर्तित हो रही है। और वेग तो परिवर्तित पहले भी हो रहा था और अभी भी हो रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज समझिएगा, यहाँ पे जो चाल का मान है वो एक्चुअली वेग के परिमाण के इक्वल है, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं ना कि वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वृत्ताकार पथ पर घूम रही है, तो उसकी चाल भी 2 मीटर प्रति सेकंड है, उसके वेग का परिमाण भी 2 मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन उसकी दिशा बार बार चेंज हो रही है, ठीक है। तो हमें ये पढ़ना है, ये अभी हमारे काम का नहीं है, आगे वाले चैप्टर में देखेंगे होगा तो, ठीक है। आज अपन स्टार्ट करें उससे पहले देखो एक बिल्कुल ब्लैंक स्लाइड मैंने आप लोगों के लिए छोड़ी है। क्यों? क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाला हूं अगर वो यहाँ पे आपने डाल लिया तो फिर आपको आगे वाली स्लाइड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोर कॉन्सेप्ट है, जब वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो देखो हमें विस्थापन चाहिए होता है, मैंने आपको 5 पैरामीटर बताए थे, विस्थापन, दूरी, चाल, वेग और एक आपका त्वरण, 5 पैरामीटर बताए थे। लेकिन जब वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो चीजें चेंज हो जाती है, ठीक है। फिर वहां पे अपन लेते हैं कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण। जैसे यहाँ पे हमने लिया विस्थापन, अभी दूरी और चाल को थोड़ा साइड में रख दो क्योंकि हम एक समान वृत्तीय गति के बारे में बात कर रहे हैं, तो चाल तो नियत ही रहनी है, ठीक है। तो विस्थापन, वेग, त्वरण, 3 चीजें यहाँ पे। जब चीजें वृत्ताकार पथ पे मतलब घूर्णन करना स्टार्ट करती है, कक्ष के चारों तरफ गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देती है, तो 3 पैरामीटर आ जाते हैं। विस्थापन कोणीय विस्थापन में परिवर्तित हो जाता है, वेग कोणीय वेग में परिवर्तित हो जाता है और त्वरण कोणीय त्वरण में परिवर्तित हो जाता है। मैंने क्या बोला, बोर्ड पे देखे सर, हमने बोला विस्थापन जो है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, ये कब की बात है, जब वस्तु सरल रेखीय पथ पर गति करे, सरल रेखीय पथ पर गति करे, ठीक है। और यहां पर वस्तु किस पर गति करती है, वृत्ताकार पथ पर। तो जब वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो यही विस्थापन जिसे हम सरल रेखीय गति में x से बताते हैं, x से तो बताते हैं, x या s जो भी अपन लिखते हैं, ये यहां पे आके हो जाता है कोणीय विस्थापन, क्योंकि वस्तु गोल गोल घूम रही है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर वस्तु एक ही अक्ष के चारों तरफ गोल 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 घूम रही है, विस्थापन तो तय कर रही है ना, लेकिन कोणों की टर्म्स में, तो यहाँ पे विस्थापन की जगह हो जाता है हमारे पास कोणीय विस्थापन और x को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, x के बजाय हम यहाँ पे लिख देते हैं थीटा। पहली चीज। दूसरी चीज, यहां वस्तु के वेग के बारे में बातें चलती हैं। यहां पे जैसे हम v से बताते हैं और यहां पे हम वस्तु के कोणीय वेग के बारे में बात करते हैं। कोणीय वेग, उस कोणीय वेग को हम दर्शाते हैं ओमेगा से। किससे? दिस सिंबल इज नोन एज ओमेगा। W नहीं है पूरा, ये W जैसा दिखता है, ये ऐसा है, ठीक है, W जैसा दिखता है। तो W जैसा जो आपका सिंबल दिख रहा है इसको अपन बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा से पहले मैंने आपको ये बताया था, जैसे आपने ओम भी पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था ठोस कोण का एक सिंबल होता है जिसे हम बिग ओमेगा बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था ना, ग्रीक के अंदर जैसे हमारे इंग्लिश में ना ABCD होते हैं, कैपिटल लेटर्स भी होते हैं, बड़ा वाला ए भी होता है, छोटा वाला बी होता है, बड़ा वाला बी भी होता है, छोटा वाला बी भी होता है। वैसे ही हमारे ग्रीक लेटर्स जो हैं, जो ग्रीक लोग थे, उन लोगों ने जब अपनी पब्लिश करी ना वो अल्फा मतलब ABCD, जैसे अपने हिंदी में अ ब स द ये स्वर होते हैं, व्यंजन क ख ग घ होते हैं, तो वो जैसे हमने दिए वैसे उन लोगों ने भी कुछ लेटर्स दिए। उनके भी कैपिटल भी थे और स्मॉल भी थे। जैसे हिंदी में कैपिटल और स्मॉल जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन ग्रीक इंग्लिश में भी होता है और ग्रीक में भी होता है। तो इंग्लिश में ग्रीक में इसको हम बोलते हैं ओमेगा और इसको बोलते हैं बिग ओमेगा। जैसे आपने लेमडा पढ़ा होगा, ये हमारा लेमडा है। देखो मेरे को ज़्यादा लेमडा अच्छा बनाना आता नहीं है, फिर से लेमडा ऐसा ही बनता है, उल्टे वाय जैसा। तो ये लेमडा है, ग्रीक में ये स्मॉल लेमडा है और ग्रीक में सिर्फ वी बना दो उल्टा, ये आपका बिग लेमडा है, ठीक है। तो जैसे इंग्लिश में हमारे स्मॉल और कैपिटल अल्फाबेट होते हैं, वैसे यहाँ पे भी होते हैं। आई होप इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई होगी। चलो, तो अभी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। इसके बाद जैसे हमारे यहाँ पे क्या आता है, त्वरण। तो देखो त्वरण नहीं, त्वरण, तो ये त्वरण का A
और यहां पे ये हो जाता है कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण को अपन बताते हैं अल्फा से। कोणीय त्वरण को अपन बताते हैं अल्फा से। अभी मैं इनके मात्रकों को भी यहीं डिफाइन कर देता हूं, तो आपको आगे कोई परेशानी नहीं आएगी। तो देखो, इसको हम मापते हैं मीटर में। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है v बराबर एक्स बाई टी। चलो मैं फॉर्मूला भी बता देता हूँ, v बराबर एक्स बाई टी। तो हमारा मात्रक हो जाता है मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो a बराबर v बाई टी, मैं डेल नहीं लगा रहा हूं ना, वैसे चेंज आएगा, डेल v अपॉन डेल एक्स। तो ये हमारे पास हो गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे भाइयों और बहनों बिल्कुल ऐसा ही है, बस कोणीय विस्थापन, क्योंकि एक कोण है और कोण का ऐसा ही, और हम 2D के अंदर बात करें, समतल कोण के बारे में बात करें, तो समतल कोण का ऐसा ही मात्रक जो होता है हमारा वो रेडियन। रेडियन डिग्री नहीं लेना अपने को, डिग्री में हो तो रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसका जो हमारा मात्रक है वो क्या हो जाएगा? रेडियन। शॉर्ट में हम लिखते हैं RAD, पूरा नहीं लिखते, RADIN स्पेलिंग होती है, हिंदी में आप लिख सकते हो पूरा रेडियन, तो उसको शॉर्ट में लिखते हैं अपन RAD, रेडियन। इसके बाद कोणीय वेग, तो जैसे वहां पे विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम वेग कहा करते थे, वैसे यहाँ पे हम कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। तो यहाँ पे कोणीय वेग का हमारा सूत्र हो गया थीटा बटा टी। तो जैसे वहां पे हमारे पास मीटर प्रति सेकंड था, तो यहाँ मीटर तो रहा ही नहीं, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो अल्फा है, अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है हमारे पास ओमेगा बटा टी। ठीक है, जैसे यहाँ पे v बटा टी था, यहाँ पे ओमेगा बटा टी हो जाएगा। तो जैसे वहां पे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ रहा था, यहाँ पे रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब ध्यान रखना, मैंने आपको पहले बताया कि कोण जो होता है वो एक विमाहीन और मात्रकहीन राशि है। तो जब कोण हमारी विमाहीन और मात्रकहीन राशि है, तो इसकी तो विमा गई, ये तो विमालेस हो गया, मतलब विमाहीन हो गया, सॉरी, आधी इंग्लिश आधी हिंदी हो गई मेरे से, डायमेंशनलेस हो गया, तो विमाहीन हो गया। इसका एक ही बेचारा सेकेंड ही नीचे बचा है, तो टी इनवर्स यानी टी की घात माइनस एक, और इसमें टी की घात माइनस हो गया। ठीक है, हो गया कंपैरिजन। पढ़ लिया आपने टॉपिक, पढ़ लिए सारे चार, लेकिन अभी थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ये ऊपर ऊपर की सारी कहानी थी जो मैंने आपको समझा दी। यहाँ विस्थापन था, उल्टा तो हाथ नहीं लगा ना, हाँ विस्थापन था, और यहाँ पे कोणीय विस्थापन है। यहाँ पे हमारा वेग है और यहाँ पे हमारा कोणीय वेग है। यहाँ हमारा त्वरण है और यहाँ हमारा कोणीय त्वरण है। ठीक है, फॉर्मूले भी बिल्कुल वैसे बनते हैं, बस सिंबल आपको याद रखना है, थीटा, ओमेगा और अल्फा। ठीक है, ये तीन सिंबल है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक्स, वी और ए होते थे, यहाँ पे थीटा, ओमेगा और अल्फा होंगे। ठीक है, आई होप ये स्लाइड जो मैंने ब्लैंक छोड़ी थी ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी। ठीक है ना, बच्चे तो बोलते हैं सर साइड हो जाया करो, एसएस लेने दिया करो। यार तुम लोग अपने जो वीडियो चल रहा है उसको पॉज करके नहीं ले सकते, थोड़ा कॉमन सेंस लगा लिया करो यार। ठीक है, हाँ बस मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ कि तुम लोग ले लो। आई होप सबने ले लिया। चलो फिर अपन चलते हैं आगे। हाँ जी, अब आ जाओ आगे। तो जैसा मैं बात कर रहा था गति के चरों के बारे में, चर मतलब होता है इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेरिएबल्स। जैसे मैथमेटिक्स में एक्स वाई जेड ऐसे होते हैं बहुत सारे वेरिएबल्स, निखिल सर आपको पढ़ाते रहते हैं। वैसे हमारे फिजिक्स में भी वेरिएबल्स होते हैं। जैसे हमने गति के 5 पैरामीटर्स पढ़े, 5 वेरिएबल्स भी बोल सकते हो आप उसको, यानी उसके 5 चर बोल सकते हो जब वस्तु सरल रेखा पर गतिशील हो। वैसे हमारे जब वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करेगी तो भी उसके चर होंगे। पहला चर है हमारे पास कोणीय विस्थापन, जिसकी ज्ञान वगैरह हम पहले ले चुके हैं ना, ज्ञानमन सारा पहले दे दिया मैंने। तो देखो, वृत्तीय गति करती हुई कोई किसी वस्तु के निर्देश तंत्र से जो कोण बनते हैं उसे कोणीय विस्थापन कहते हैं। बहुत बच्चों जैसी बात है कि अगर वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है तो केंद्र पर कुछ ना कुछ कोण अंतरित करेगी, तो जो कोण एक्चुअली उसने बनाया है ना वही हमारा कोणीय विस्थापन होता है। इन शॉर्ट इतना सा समझ लो। ठीक है, अभी देखो, अभी मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। देखो ये रही डायग्राम में, आप देखोगे तो ऐसे वस्तु घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो ये जो हमारा है ना ये कोण, ये थीटा हो गया, यही हमारा कोणीय विस्थापन है। अभी अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये हमें सबको पता है आर्क यानी चाप होता है, तो चाप को मैं एल या जो भी आपको लिखना चाहिए, एल या एस जो लिखना चाहो लिख लो। और ये हमारा क्या है, त्रिज्या। तो हमने एक फॉर्मूला तो पढ़ा ही था, थीटा बराबर एल बाय आर। एल से अच्छा मैं इसको एक्स ही लिख देता हूँ ताकि मैं एक छोटा सा अच्छा सा रिलेशन आपको बता सकूँ। एक्स यहाँ पे एक्चुअली वस्तु का विस्थापन है और थीटा यहाँ पर कोणीय विस्थापन है। देख छोटा सा रिलेशन आएगा, थीटा बराबर
x/n, है ना, यही पढ़ा था अपन ने, ये लिखा भी है। तो यहाँ से देखो एक मान आया x जो है किसके बराबर है, थीटा इंटू आर के। तो ये हमारे कोणीय विस्थापन और जो हमारा रेखीय विस्थापन, इसको अपन क्या बोलेंगे, रेखीय विस्थापन, क्योंकि सरल रेखा में होता है। तो रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन में संबंध है कि जो रेखीय विस्थापन होता है तो कोणीय विस्थापन और आर के गुणा के बराबर होता है। आगे पढ़ूंगा ना तो मैं देखो अभी से फॉर्मूला बता देता हूँ। वहाँ पे v बराबर हो जाएगा ओमेगा इंटू आर, फिर मैं आपको अल्फा पढ़ाऊंगा ना तो अल्फा में भी सेम हो जाएगा a इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर। ये 3 फॉर्मूले, आर आर गुणा हो जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। पर पढ़ना तो पड़ेगा ही। सभी रब हो गया क्या, चलो कोई बात नहीं। आई होप सबको समझ तो आ गया होगा कि मैंने क्या बोला। तो ये थीटा था हमारा, इसे हमने आर लिया था, इसे हमने एक्स लिया था, ठीक है ना। और ये दो अलग अलग बिंदुओं पर वस्तु की गति की दिशा बता रहा है। यहाँ पर वस्तु की गति की दिशा ये, तो विस्थापन की दिशा भी यही होगी। और वस्तु के यहाँ पर जो वेग की दिशा है वो यहाँ पर है, तो विस्थापन की दिशा भी यही होगी, ठीक है। ये तो हम कौन से विस्थापन की बात कर रहे हैं, रेखीय विस्थापन की। लेकिन अगर मुझे कोणीय विस्थापन की दिशा निकालनी हो तो फिर मेरे को अलग रूल लगाना पड़ेगा, वो हमारे पास राइट हैंड थंब रूल। कई बच्चों को अदिश और सदिश गुणा में बड़ी परेशानी आ रही थी, मुझे समझ नहीं आया क्यों, क्योंकि अदिश और सदिश गुणा तो सबसे इजी टॉपिक था, ठीक है ना। तो लो फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। राइट हैंड थंब रूल होता था हमारा वहाँ पे, तो हम ए से बी की तरफ जाते थे ना, तो हमारा बोलते थे कि जो भी ए क्रॉस बी आएगा वो उसके लंबवत होगा। तो वैसे हमारे पास अगर वस्तु देखो ऐसे घूम रही है ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रही है, देखो अपने सीधे हाथ को, उल्टे हाथ को मत कर देना, फिर गड़बड़ हो जाएगा सब। तो सीधे हाथ को ऐसे घुमाया तो आपके लिए कोणीय विस्थापन की दिशा कहीं बाहर, यानी अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, जो थीटा है, जो कोणीय विस्थापन की दिशा है वो बाहर की तरफ होगी। अच्छा एक मैं साफ साफ बात बता दूं, जैसे विस्थापन के अंदर क्या होता था, विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, उसमें क्या होता था, जैसे वस्तु इस दिशा में जा रही है, हमारी कार ऐसे जा रही है, ऐसे गई, तो अगर वो इधर गई तो उसके क्या बोलते हैं, जो हमारा विस्थापन है उसकी दिशा भी यही, वेग की दिशा भी है। लेकिन जब अपन वृत्तीय गति के बारे में बात करते हैं ना, तो थीटा, ओमेगा, अल्फा, इनकी दिशा जो होती है वो उनके घूर्णन अक्ष पर कहीं होती है, ऊपर भी हो सकती है नीचे भी। घूर्णन अक्ष का क्या मतलब मैं समझाता हूँ। ऐसे मान लो वस्तु घूम रही है ना, वृत्ताकार पथ पर घूम रही, चकती मान लो कोई, चक्री ऐसा कुछ, चकती या चक्री, ठीक है। तो अगर ऐसे घूम रही है तो ऑब्वियसली देखो ऐसा कुछ इसी किसी के अबाउट, किसी अक्ष के अबाउट गोल गोल घूम रही होगी, ऐसे गोल गोल घूम रही होगी। कोई अक्ष होगा, जैसे पंखा चल रहा है, पंखे के बीच का डंडा जो जा रहा है बिल्कुल सेंटर से, वो उसका अक्ष, घूर्णन अक्ष है। तो जब अपन इन क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं, इन चरों के बारे में अपन बात करते हैं, इन वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं, तो इनकी दिशा हमेशा इनके अक्ष पर, घूर्णन अक्ष पर ही कहीं होती है, तो ऊपर होगी या तो नीचे। रूल सिंपल है, अगर ऐसे घूम रही है तो ऊपर, जैसे मान लो चकती ऐसे घूम रही होती है, ऐसे यूं, आई होप विजुअलाइज कर पा रहे हो, ऐसे घूम रही होगी तो हमारा देखो ऐसे घूम रही है ना तो ऊपर आ जाता। अब मान लो चकती यूं घूम रही है उल्टी, तो डायरेक्शन कहाँ जाती, नीचे। तीनों के डायरेक्शन निकालने का सेम तरीका है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गई होगी इतनी बात सबको। तो यहाँ पे यही हमारा लिखा है विमाहीन, मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि कौन है तो कौन की कोई विमा होती नहीं है। तो इसका मात्रक आपको याद रखना, डिग्री अपने को लेनी है, रेडियन नहीं लेना है, सॉरी रेडियन लेना है, डिग्री हमें नहीं लेना, ठीक है ना। अच्छा कभी कभी हाँ, जैसे इसने लिखा है कि 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर होता है, हमें भी पता ही है, वरना कभी कभी क्वेश्चन में चक्कर भी लिख देता है और बोलेगा वस्तु इतने चक्कर घूमती है, इतने चक्कर घूमती है, इतने चक्कर घूमती है, 10 घूमे, 15 घूमे, 16 घूमे, 18 घूमे। तो अगर हमें कोणीय विस्थापन निकालना है तो अपन एक चक्कर को 2 पाई से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बना, तो ऑब्वियस सी बात है 2 पाई रेडियन का बना। तो 2 चक्कर काटे तो 4 पाई का बना, 3 चक्कर काटे तो 6 पाई का बना। तो मतलब हम चक्करों की संख्या से 2 पाई को गुणा कर देते हैं, ठीक है। ये एक अक्षीय सदिश राशि, याद करिए मैंने आपको 2 प्रकार की सदिश राशियां पढ़ाई थी, उसमें से एक तो नॉर्मल वाली थी जो हम सदिश यूज करते हैं नॉर्मली, ठीक है। विस्थापन हुआ, वेग हुआ, त्वरण हुआ, ये सब जो कि वस्तु सीधी रेखा में या 2D में या 3D में मोशन कर रही है। लेकिन अगर वस्तु गोल गोल घूम रही है, तो मैंने आपको बोला था ना वहां पे, क्या बोला था कि एक और दूसरा सदिश भी होता है जो अगर वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूम रही हो तो हेल्प करता है। तो यहाँ पे वस्तु वृत्ताकार पथ पे घूम रही है, इसलिए कोणीय विस्थापन है वो एक अक्षीय सदिश राशि है। कोणीय विस्थापन भी वही, आपका ओमेगा यानी आपका कोणीय वेग भी वही, और अल्फा यानी कोणीय त्वरण भी हमारा अक्षीय सदिश होगा, ठीक है, अक्षीय सदिश राशि तीनों ही।
क्योंकि तीनों के तीनों जो है वो एक वृत्ताकार पथ पर घूम रहे हैं, तीनों के अंदर वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूम रही है और तीनों की दिशा उस घूर्णन अक्ष के लंबवत या तो ऊपर है या तो नीचे। अक्षीय सदिश मैंने आपको ऐसे ही बताया था जैसे डायग्राम बना रखा है, ऐसे मैंने आपको समझाया था वहाँ पे, ठीक है, इसलिए अक्षीय सदिश है। तो आई होप इतनी कहानी, इतनी रामायण जो मैंने फालतू की बोली वो आई होप सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलो तो अपन आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा देखो मैंने अपना हाथ लगाया है, काट के नहीं लगाया है, इतना वो नहीं है, उतना तो कहाँ से आता। तो मैंने अपने हाथ की फोटो क्लिक करके आप लोगों के लिए डाली है और कोशिश करिए कि आप लोगों को समझ आ जाए कि मान लो ये चकती ऐसे गोल गोल घूम रही है, इसी बोर्ड में ऐसे गोल गोल घूम रही है। थोड़ा विजुअलाइज करना सीखो यार, फिजिक्स बिना विजुअलाइजेशन के नहीं चलती, ठीक है। जैसे चकती गोल गोल घूम रही है, गोल गोल घूम रही है, तो देखो मेरी दिशा कहाँ है, बाहर, ठीक है। मैंने ऐसे कर रखा है कर्ल, ताकि आपको समझ आए कि मेरी दिशा कहाँ है, बाहर है, ठीक है। तो अपन इस रूल से इजीली डायरेक्शन को निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको डायरेक्शन आराम से आपकी निकल जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये लिखा है, इसकी दिशा घूर्णन की दिशा पर निर्भर करती है तथा यह दाएं हाथ के नियम के द्वारा दी जाती है। घूर्णन की दिशा का मतलब कि वो क्लॉकवाइज, जैसे इस वाले केस में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है ना। और अगर वो दक्षिणावर्त घूम रहा होता, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा होता, तो फिर उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ थी। क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखो क्लॉक के अंदर हो जाती है, ठीक है। तो बता दिया मैंने आपको, दाएं हाथ के नियम से अपन देते हैं, फिर भी नोट से तो लिखना तो पड़ेगा। तो हमने बोला यदि कण तल में दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, वैसे टू बी ऑनेस्ट मेरे को तो पता नहीं था, मैंने तो कभी अपनी जब मैं खुद 10th तक था तभी शायद मैंने पढ़ा था कि क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त बोलते हैं। मैं तो खुद ही कंफ्यूज हो जाता था कि कौन सा दक्षिणावर्त होता है, कौन सा वामावर्त होता है। तो मैं तो यही बोलता हूँ क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूम रहा है और एंटी क्लॉक मतलब उल्टा। ये दक्षिणावर्त वामावर्त मुझे समझ नहीं आता, ठीक है। हिंदी में तो आपको बता रहा हूँ कि दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज ही होता है। तो क्लॉकवाइज अगर घूम रही है, अगर कोई वस्तु ऐसे घूम रही है, ठीक है, तो कोणीय विस्थापन तल के अंदर की तरफ होगी, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे घूम रही है ना वस्तु, ठीक है ना। इसके अंदर मैं विजुअलाइज करा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो अगर ऐसे घूम रही है तो दिशा का अंदर की तरफ, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो दिशा का बाहर की तरफ, ये वामावर्त दिशा में, ठीक है। तो ये दोनों फालतू की रामायण लिखी है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन में जो समय है, जो संबंध है, वो मैंने आपको बता तो दिया। यहाँ पे बस अपन ने एस लिखा है, आप एक्स लिख दो, आपको घबराने की जरूरत है। एक्स बराबर आर गुणा थीटा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है, त्रिज्या की भी दिशा होती है क्या सर? बिल्कुल होती है। त्रिज्या की दिशा हम कहाँ लेते हैं? मान लो ये त्रिज्या है, त्रिज्या की दिशा हमेशा ऐसी ली जाएगी, ये आर वेक्टर यहाँ हो गया, ये आर वेक्टर यहाँ हो गया, जैसे भी आप लेना चाहिए, जिस भी दिशा में, तो हमेशा बाहर की तरफ होती है। तो क्योंकि आर एक वेक्टर क्वांटिटी, एक सदिश राशि है, थीटा एक सदिश राशि है, तो हमें पता है विस्थापन तो सदिश होता ही है। तो सदिश राशियों का गुणनफल कौन सा? सदिश गुणनफल एक सदिश राशि देता है। तो मैंने आपको इतना सदिश गुणनफल पढ़ाया जो आप में से कुछ बच्चों को शायद नहीं समझ आया, ठीक है। तो उनके लिए यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल, मतलब एक तरीके का एग्जाम्पल है कि यहाँ पर दो सदिश राशियों को हम गुणा कर रहे हैं, थीटा गुणा आर हमें एस दे रहा है, ठीक है। आई होप सबको मेरी बात समझ आ रही होगी। तो यहाँ पे हमने एस वेक्टर बराबर थीटा गुणा आर लिखा है। तो प्रश्न ये है कि सर मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता था। चलो आपने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, मैंने मान लिया, तो क्या ये गलत है? आपने तो बोला सर आर इंटू थीटा हो रहा है, तो हम तो अपनी इच्छा से कैसे भी लगा देते हैं। हम थीटा गुणा आर लिख दे, तो मतलब थीटा वेक्टर गुणा आर वेक्टर लिख दें जो लिखा हुआ है। अगर उसके बजाय मैं आर गुणा वेक्टर गुणा थीटा वेक्टर लिख दूं तो सर गलत हो जाएगा। हाँ बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं वेक्टर वाली में कि ए क्रॉस बी जो होता है वो बी क्रॉस ए के बराबर कभी नहीं होता है, क्योंकि दोनों की दिशा एक्चुअली विपरीत होती है। परिमाण तो बराबर है, इसमें भी परिमाण आर इंटू थीटा ही आएगा, इसमें परिमाण आर इंटू थीटा इंटू आर ही आएगा, मतलब सेम ही आएगा, लेकिन दिशा की गड़बड़ है। ये किसी और दिशा को बता रहा है, ये किसी और दिशा को बता रहा है। तो सर फिर हम कैसे पता करेंगे एग्जाम में कि हमें थीटा गुणा थीटा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिखना है या आर वेक्टर क्रॉस थीटा वेक्टर लिखना है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो आज जो मैं आपको चीज समझाने वाला हूं ना, अगर आपको वो चीज समझ आ गई ना, तो मैं आपको कह रहा हूं कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का इस तरीके से लिखने का एक्सप्रेशन आ जाए, चाहे 10th 11th में आ जाए, चाहे 12th में आ जाए, यूं पकड़ लोगे, ठीक है। तो आपको बस ये देखना है कि इन तीनों की दिशा क्या है, थीटा की दिशा कहाँ है, आर की दिशा कहाँ है और एस की दिशा कहाँ है। तो मैं आपको समझाता हूँ, बड़े प्यार से समझ रहे हैं। हम जानते ही हैं कि हमारे क्या बोलते हैं, आर की दिशा ये रही, ये हमारा आर ही है, तो आर की दिशा ये रही।
अच्छा, वस्तु अगर ऐसे घूम रही है तो इस बिंदु पर जो एस की डायरेक्शन है या एक्स की डायरेक्शन, जो भी आप बोलो एस या एक्स, उसकी दिशा इसके हम टेंजेंट से देंगे। तो हमने बना लिया। तो क्वेश्चन ये है कि भाई जो थीटा है उसकी डायरेक्शन कहाँ पे, हमने बता दिया भाई थीटा की डायरेक्शन कहाँ है, बाहर। अब बाहर को 3D में ऐसा बनाते हैं, ठीक है ना, ऐसा। तो ये हमारा थीटा की डायरेक्शन हो गई, बाहर मतलब प्लेन से बाहर आ रहा है ऐसे। एक की डायरेक्शन ऐसे है, आर उधर है, उधर एक्स या एस ऊपर और थीटा बाहर, तीनों एक दूसरे के लंबवत है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि हमने ये पढ़ा है कि जो हमारा सदिश जो हमारा आता है, दो सदिश राशियों को गुणा करने पे तो तीसरा सदिश आता है ना सर, वो राइट हैंड थंब रूल से या फिर स्क्रू रूल से आता है। तो आपको देखना ये है कि हमें कोण जो है, मतलब हम आर से एक्स की तरफ जाएं क्योंकि अपने को चाहिए, अच्छा अपने को चाहिए क्या, अपने को अच्छा चलो एस चाहिए। तो हमें देखना है कि हम आर से थीटा की तरफ जाएं सर या थीटा से आर की तरफ, क्या सही है जो हमें एक्स से देगा। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं अब ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से कि भाई अगर मैं थोड़ा विजुअलाइज भी करना पड़ेगा कि आर आपका, ये हमारा थीटा था और ये हमारा एक्स वो है आर है। तो अगर हम ये रहा आर ये रहा थीटा, आई होप सबको समझ आ रहा होगा, एक दूसरे के लंबवत है मेरे अकॉर्डिंग। तो मैं कैसे बनाऊं, मेरे हाथ टूट जाएंगे, ठीक है। तो एक ऐसा है और एक बाहर की तरफ आ रहा है, आपकी तरफ, इस स्क्रीन से बाहर निकल रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि भाई अगर एक्स हमारा ऊपर है तो अगर मैं थीटा से आर लेता हूं तो देखो मैं थीटा से आगे आपकी स्क्रीन की तरफ से मैं ऐसे से इस बिंदु तक गया, तो मैं ऐसे करके जाता हूं तो मुझे क्या मिला, एक्स मिल गया भाई, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कोई बच्चा बोले कि नहीं सर मैं तो आर क्रॉस थीटा लिखूंगा, तो मैं उसको बोलूंगा कि जब तुम आर से थीटा की तरफ गए, आर से थीटा आए, तो आपके जो एक्स की दिशा है वो कहां आ रही है, नीचे। लेकिन हमने डायग्राम से फील किया कि एक्स की डायरेक्शन नीचे नहीं, वो तो ऊपर आ रही है। और वो तो तभी आ सकती है जब कोण आपका, यानी जो भी हमारा गुणन अपन करते हैं, सदिश गुणा करते हैं, वो थीटा से आर की तरफ आए, मतलब ऐसे आए, आपकी स्क्रीन से ऐसे ऐसे आए, है ना, समझ रहे होगा मेरी बात। ऐसे है, ऐसे से ऐसे आए तो ये ऊपर आ जाएगा। ये हमारे सदिश गुणा का नियम। इसीलिए फॉर्मूले में थीटा क्रॉस आर लिखा जाता है, ये करेक्ट है। आर क्रॉस थीटा गलत फॉर्मूला है, ये हम नहीं लिख सकते, ये गलत है, क्योंकि इससे एस की दिशा नीचे जा रही है, जो कि गलत है। क्योंकि फॉर्मूले से या हमने विजुअलाइजेशन से ऐसा सीखा कि आर की एस की दिशा तो सर ऊपर आनी चाहिए थी, ठीक है, वो तभी आएगी जब हम थीटा से आर की तरफ जाएंगे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी, ठीक है। मैं एक बार और बता देता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं। एक बार समझ आ गया तो बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। भाई आपका जो थीटा था हमने फॉर्मूले से निकाला, बाहर आ रहा है, मतलब इस सब विजुअलाइजेशन से पहले निकाल लिया कि बाहर आ रहा है। कैसे निकाला था भाई, वस्तु ऐसे घूम रही थी ना, तो हमारे थीटा की दिशा बाहर, थीटा ऐसे, आर हमेशा केंद्र से दूर की तरफ बाहर की तरफ होता है। तो ये हमारा आर, ये हमारा थीटा आपकी तरफ, स्क्रीन की तरफ, कैमरे की तरफ करते हैं हम, ये आपकी तरफ, ये हमारा आर यहाँ की तरफ, और हमारा जो एक्स है क्योंकि वस्तु ऐसे घूम रही है ना, तो वो हो गया हमारे पास किसी बिंदु पर ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अगर मैं थीटा से आर जाता हूँ, आपकी दिशा से ऐसे हाथ मोड़ लेता हूँ, तो देखो ऊपर चला गया मैं। लेकिन अगर मान लो कि भाई कोई बच्चा बोले नहीं मेरे को सर आर से थीटा की तरफ जाऊँ, तो आर से थीटा की तरफ जाती डायरेक्शन नीचे आ जाती, जो गलत है। इसीलिए हमने जो लिखा है वो लिखा है थीटा क्रॉस आर, आर क्रॉस थीटा गलत फॉर्मूला है, ठीक है। होप सबको क्लियर हो गया होगा, इसलिए बोल रहा था देखो एक लेसन ये खा जाएगा हमारा। चलो फिर अपन आगे चल सकते हैं। अब अपने को पढ़ना है कोणीय वेग। फाइनली काफ़ी मेहनत जिद्दोजहद करने के बाद हम फाइनली कोणीय वेग तक पहुंच गए हैं, ठीक है। तो हमारा कोणीय वेग देखो क्या है, वृत्तीय गति करते हुए वस्तु के कोणीय विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन को हम कोणीय त्वरण कोणीय वेग कहते हैं। बेसिक सी बात है, जैसे यहाँ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते थे, वैसे यहाँ पे आपके कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहेंगे। कोई बहुत भारी भरकम डेफिनेशन नहीं है, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन। तो ये आगे, ठीक है। अब वही कहानी जो हम पहले लिखते थे कि वहाँ लिखते थे v बराबर डेल एक्स बटा डेल टी, तो यहाँ पर लिखेंगे ओमेगा बराबर, ये देखो ओमेगा से लिखा ना अपन ने, ऊपर भी लिखा नीचे भी लिखा, ओमेगा बराबर आंतरिक कोण यानी थीटा बटा लिया गया समय यानी टी, जिसको अपन डेल थीटा अपॉन डेल टी लिखेंगे। अगर मुझे तात्क्षणिक मान चाहिए, क्योंकि वस्तु तो वृत्ताकार पथ पर घूम रही है, हर दिशा में चेंज, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है बार बार वे की,
तो अगर मुझे तात्क्षणिक मान चाहिए तो एल टी लिखते हैं या तो लिमिट लिख देते हैं, पूरे में से कुछ में दोनों में से कुछ भी लिख देते हैं। तो अगर मैं लिमिट लिखूं तो लिमिट डेल थीटा अपॉन डेल टी, बहुत छोटे से टाइम के लिए बात कर रहा हूं, तो तात्क्षणिक मान इसका आ जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी। लो आ गया। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ये फॉर्मूला आ गया जनरल। विमा, क्योंकि थीटा की कोई विमा नहीं होती, समय की तो होती है, तो t माइनस वन, ये t माइनस वन आ गया। ठीक है, मात्रक सिंपल है, रेडियन प्रति सेकंड, तो ये रेडियन प्रति सेकंड अपन ने लिख दिया। अक्षीय सदिश राशि है, बहुत इंपॉर्टेंट, यह कोणीय वेग जो होता है वो अक्षीय सदिश है या अक्षीय सदिश राशि, एक ही बात है। ठीक है, अब ये बोल रहा है एक समान वृत्तीय गति के लिए ओमेगा नियत रहता है, यानी ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट है, जबकि असमान वृत्तीय गति के लिए ओमेगा जो है समय के साथ चेंज होता रहता है। इसका एक और एग्जांपल दे, एक तो हमने, हाँ ये तो आपको समझ आ गया होगा कि ऑब्वियस ही बात है, अगर वस्तु की चाल बार बार चेंज हो रही है, ठीक है, नियत नहीं है, असमान गति है, तो ओमेगा बार बार चेंज हो गई, बार बार बदलता रहेगा। एक मुझे यहाँ पे अब बात बहुत और बतानी है कि कभी कभी ओमेगा का जो मात्रक है वो रेडियन प्रति सेकंड के बजाय कभी कभी क्वेश्चंस में आरपीएम में भी दे दिया जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा आरपीएम के बारे में कि पंखे का आरपीएम इतना है, मोटर का आरपीएम इतना है। आपके घरों में पानी की वो है ना, पानी की मोटर, उस पर देखना आरपीएम लिखा होगा, पंखे पे उसका आरपीएम लिखा होता है। जो भी वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमती है सब पे आरपीएम लिखा होता है। तुम्हारी वो वॉशिंग मशीन होती है उस पर उसका आरपीएम लिखा होता है। आरपीएम की फुल फॉर्म कई बच्चों को पता भी होगी, रोटेशन पर मिनट, मतलब एक मिनट में वो चीज कितनी बार अपने चक्कर काट लेती है। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं आरपीएम। जैसे मेरे पंखे का आरपीएम हमारे यहाँ पे 200 है मान लो, तो एक मिनट में 200 बार घूम जाएगा। ऐसे मान लो मेरे पंखे का आरपीएम 200 है, तो 200 का मतलब हो गया 200 रोटेशन पर मिनट। इंग्लिश में ये रोटेशन मतलब 200 घूर्णन प्रति मिनट ऐसा बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अगर आपको इससे इस रेडियन इस फॉर्मूले इस वापस इसमें आना है, जो हमने को रेडियन प्रति सेकंड लिखा है इस यूनिट में आना है, तो कॉमन सेंस लगाना है कि भाई एक मिनट में 200 बार घूम रही है, भाई एक मिनट में 200 बार घूम रही है, तो एक सेकंड में कितनी बार घूमेगी? बट ऑब्वियसली 200/60, एक सेकंड में इतनी बार घूमेगी। अच्छा, एक चक्कर में कितना कोण बना रही है? 2π रेडियन बना रही है, पीछे पड़ा था, तो इतने चक्कर काटे ना उसने एक सेकंड में, तो इतने सेकंड में कितने का कोण बनाएगी? तो आप इसको 2π से गुणा कर दोगे, तो बस इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वही आपका रेडियन पर सेकंड के अंदर वैल्यू हो जाएगी। देखो मैं आपको वापस बताता हूं, मैंने आपको बोला 200 आरपीएम, यानी एक मिनट में 200 चक्कर, तो एक सेकंड में कितने हुए? 200/60। अभी मैं आपको बोल रहा हूं एक चक्कर में 2π रेडियन का कोण बनता है, तो 200/60 में कितना बनेगा? उसको 2π से गुणा कर दिया। इन शॉर्ट अगर दे रखा हो तो आरपीएम को 60 से गुणा करते हैं, 60 से भाग देते हैं और 2π से गुणा करते हैं। तो आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। यही रामायण यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, दिशा की बात वही है, कुछ अलग नहीं है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं बोली मैंने, कि यहाँ पे भी वही लिखी है कि इसकी दिशा देने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं, जो उस एक्स जिसके आप घूम रहा है उसकी दिशा में ऊपर या नीचे अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, गति की दिशा के अनुसार होगी। जैसे इसमें ही ऐसे घूम रहा है, तो ए एरो इधर गया फिर इधर गया, ऐसे इसी प्लेन में घूम रहा है, तो इसकी दिशा का ही ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे यही सारी रामायण लिखी हुई है, आप लोग चाहो तो रीड कर सकते हो, चाहो तो नोट्स वोट्स बना सकते हो इसके। ठीक है, बात मेन ये है कि कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध होता है, तो मैं आपको बता चुका हूं क्या संबंध था। देखो सुनो, हमें पता है, हम जानते हैं v बराबर क्या होता है? v बराबर होता है x/t। x किसके बराबर होता है? सर x तो थीटा इंटू आर के इक्वल था। मैंने बोला ठीक है बेटा, फिर मैंने बोला सर थीटा/t तो अभी ओमेगा पढ़कर है, तो देखो आ गया ओमेगा इंटू आर, तो v बराबर कितना आ गया? ओमेगा इंटू आर। तो v बराबर ओमेगा इंटू आर, थीटा बराबर x बराबर थीटा इंटू आर, और a बराबर अल्फा इंटू आर। तीन क्वांटिटीज हैं। इसका भी सदिश रूप हमने वैसे ही लिखा जैसे इसका लिखा था, पहले लिखा था ना थीटा वेक्टर गुणा आर वेक्टर, इसमें भी हमने वैसे लिखा है ओमेगा वेक्टर गुणा आर वेक्टर। जैसे इस वाले केस में थोड़ा विजुअलाइज करना भारी होगा, क्योंकि देखो वेग की दिशा लंबवत अंदर की है, अब अंदर की तरफ दिशा बनाना बहुत भारी काम है, मतलब ये अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब अगर ये ऐसे घूम रहा है ना, तो दिशा कहाँ पे? अंदर। इस बिंदु पर कहाँ होगा भाई? विजुअलाइज कर लो, एक बहुत बड़ा सा सर्किल है, ऐसे ऐसे वस्तु घूम रही है, चक्की चला रहे हैं हम,
तो वस्तु इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दिशा का जाएगी अंदर। ठीक है, ओमेगा की डायरेक्शन का है ऊपर, वेग की दिशा का इधर और आर की दिशा का इधर। सेम तरीके से आप लॉजिक लगाओगे जब हम ओमेगा से आर की तरफ जाते हैं। देखो ओमेगा से ओमेगा ऊपर है ना और आर इधर है, तो ओमेगा से आर की तरफ जाते हैं तो वेग की दिशा में आ गए, इसलिए मैंने लिखा है ओमेगा गुणा। जैसा पहले लॉजिक था बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही। ठीक है ना, तो आई होप इतनी बात सबको समझ आई होगी। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि कोई भी वस्तु वास्तव में कोणीय वेग सदिश ओमेगा की दिशा में गति नहीं करती। ओमेगा की दिशा केवल यह दर्शाती है कि वृत्तीय गति उस समतल में होती है जिसके ये अभिलंबित होती है। वही रावण जो आपको बोल रहा था कि एक्चुअली जो ओमेगा होता है, थीटा होता है, अल्फा जो होता है, वो एक्चुअली वस्तु की गति की दिशा को नहीं बताता है कि वस्तु किस दिशा में गति करेगी, क्योंकि वो तो वेग भी बता रहा है कि वेग की दिशा आपको अगर आपको पता है तो फिर मैं क्यों एक और नई क्वांटिटी दूं जो कि वापस उसी की दिशा को बता रहा है। भाई इसकी दिशा को बताने के लिए वेग है ना, हर बिंदु पर दिशा चेंज हो रही है तो वेग है उसके लिए। तो हमें ये ओमेगा क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ओमेगा में बताने की कोशिश कर रहा है कि जिस दिशा में मैं हूं ना गति उसके लंबवत हो रही है। ठीक है ना, ये बता रहा है अपने को। आई होप क्लियर हो गई होगी बात। इसके बाद आवर्तकाल। अरे ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। आवर्तकाल क्या होता है यार, एक चक्कर को कंप्लीट करने में कितना टाइम पीरियड लिया। ठीक है ना, एक रोटेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया, एक आवर्त को पूरा करने में कितना टाइम लिया। आवर्त मतलब होता है कोई भी एक चीज, जो चीज हम बार बार कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे वस्तु वृत्ताकार पथ पर बार बार घूमती है, पंखा अपने वृत्ताकार पथ पर बार बार घूम रहा है, तो एक चक्कर काटने में उसने कितना समय लिया। अभी जैसे हम सर वो पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे, सरल आवर्त गति पढ़ेंगे, तो वहां पे पेंडुलम मोशन करेगा, ऐसे टक 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 ऐसे गति करेगा। तो हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर वापस यहाँ पे आने में कितना समय लगा, वो उसके लिए एक आवर्त है। लेकिन वृत्तीय गति में एक कंप्लीट चक्कर में, एक कंप्लीट घूर्णन में, पूरे घूर्णन में कितना समय उसने लिया, उसको आवर्त बोलेंगे। ठीक है, ये लिखा है। अच्छा, इसका मात्रक जो है आवर्तकाल है, टाइम है, तो मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड, विमा क्या हो जाएगी, t1, सिंपल। ठीक है ना, इसके अंदर कुछ बेसिक सी फालतू बातें लिखी है, जैसे काट जो घड़ी का सेकंड वाला होता है वो 60 सेकंड होता है, मिनट वाला 60 मिनट होता है, एक कंप्लीट लगाओगे तो 12 घंटे का होता है। ठीक है, तो ये तो ऐसा कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं है। आवृत्ति बड़ी चीज है। आवृत्ति का क्या मतलब होता है कि वस्तु एक सेकंड में कितने चक्कर लगाती है। एक चक्कर लगाने में जितना समय ले वो आवर्तकाल, और एक सेकंड में जितने चक्कर लगा ले वो क्या होता है, उसका आवृत्ति। ठीक है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था ना कि हमें आरपीएम दे रखा 200, तो हमने बोला 1 मिनट में 200 बार घूमती है, तो हमने बोला 1 सेकंड में कितनी बार घूमती है, तो 200/60। तो वो क्या बता रहा है, उसकी आवृत्ति। कि 1 सेकंड में वस्तु, मान लो कोई वस्तु जो है 1 मिनट में 600 बार घूमती है, 1 सेकंड में कितनी बार घूमेगी, डिवाइड कर दो भाई, 600 बार घूम रही है 1 मिनट में, तो 1 सेकंड में कितनी बार घूमेगी, 60 से डिवाइड कर दो, 10 आ जाएगा उत्तर। ओरली भी कर सकते थे, तो 10 चक्कर है 1 सेकंड में, यानी इसकी आवृत्ति कितनी है, 10। और आगे हम इसकी यूनिट लगाते हैं हर्ट्स। हर्ट्स इसकी यूनिट है, लिखा होगा इसमें हर्ट्स। इसका मात्रा क्या होता है, हर्ट्स, जिसे HZ से रिप्रेजेंट करते हैं। आवृत्ति को अलग अलग जगह अलग अलग सिंबल से बताते हैं। जैसे तुम्हारी एनसीईआरटी ने इसे जिस सिंबल से बताया है वो है ये। इस सिंबल को अपन बोलते हैं, यहाँ पे थोड़ा अच्छा सा नहीं लिख रहा, ये जो सिंबल है ये होता है हमारे पास न्यू। इस सिंबल को अपन क्या बोलते हैं, न्यू। इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग NEW नहीं होती, इसकी स्पेलिंग होती है NEU। ये भी एक ग्रीक लेटर है, जैसे हमारे पास V होता है उनके न्यू होता है। ठीक है, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार इसको सिर्फ स्मॉल f से भी लिख देते हैं। ठीक है, कई कई जगह से स्मॉल n से भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये सारे सिंबल है। हमारी एनसीईआरटी ने हमें जो दिया है वो न्यू है, मतलब V का पूंछ निकाल दो, या जो भी आप बोलो, पूंछ निकाल दो, मूंछ निकाल दो, तो वो निकाल देना। यूनिट मैंने आपको बता दी हर्ट्स। अभी इसका मात्रक जो होता है वो होता है T-इनवर्स। कैसे है मैं आपको बताता हूँ, सिंपल है भाई, 1 सेकंड में इतना चक्कर लगाया उसने, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि T और न्यू में क्या संबंध है, तो आप बोलोगे सर मान लो कि कोई वस्तु 1 चक्कर लगाने में T सेकंड का समय लेती है। ठीक है, T सेकंड का, 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा लेगी भाई, 1 चक्कर लगाने में अगर T सेकंड का समय लगा रही है तो क्या बोलते हैं, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगी, 1/T। सिंपल। तुम्हारे एक न्यू और T में एक संबंध आता है, न्यू बराबर 1/T या T बराबर 1/न्यू। यहाँ आप ऐसा समझ लो कि अगर वस्तु 1 सेकंड में 6 चक्कर लगा रही है,
है ना, एक वस्तु 1 सेकंड में 6 चक्कर लगा रही है, तो हम बोल रहे हैं कि 1 चक्कर लगाने में उसको कितना समय लगेगा, आप बोलोगे सर 1/10, भाई 1 सेकंड में 10 चक्कर लगा रही है तो 1 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा सर 1/10 सेकंड। तो आ गया ना रिलेशन कि 10 फ्रीक्वेंसी था, टाइम निकाल रहे थे, तो आ गया t बराबर 1/ν। ये तो हम बोल रहे हैं, ये रिलेशन है बेसिक सा। यहां से देखो यहाँ न्यू बराबर 1/t, टी का जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था सेकंड, तो न्यू का एक और यूनिट हमारे पास आ गया है सेकंड इनवर्स, यानी सेकंड की घात -1, तो विमा आ गई टी इनवर्स। ठीक है, तो आई होप इतनी कहानी सबको क्लियर हो गई होगी। ओके, एक छोटा सा रिलेशन है हमारे काम का, हाँ, वह हमारे कोणीय वेग यानी ओमेगा में, आवृत्ति में और आवर्त काल में संबंध। ठीक है, सिंपल सा संबंध है, कोई बहुत बड़े बड़े तीर नहीं मारे अपन ने, सिंपल सा संबंध सुन लो। ओमेगा बराबर हमने पढ़ा है θ/t। एक कंप्लीट रोटेशन में वो 2π रेडियन बनाती है और समय वो t लेती है। t को 1/t को हम न्यू लिख सकते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, तो ये हमारे पास हो गया 2π न्यू। तो ये आ गया रिलेशन ओमेगा इक्वल्स टू 2π न्यू। बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा, मतलब इससे इंपॉर्टेंट तो कोई चीज़ ही नहीं है जिंदगी में, तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बेसिक सा है। ओमेगा बराबर θ/t करा, t की जगह कैपिटल T, क्योंकि एक आवर्त के बारे में बात करें, उसमें कितना कौन 2π, 1/t को लिख दिया न्यू। आगे रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 4 5 10 12 आइसक्रीम बनानी जितनी बना लो। एक लास्ट हमारे टॉपिक आज का जो है हमारा कोणीय त्वरण। तो देखो कुछ अलग चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को हम कोणीय त्वरण कहते हैं। जैसे वहाँ पे वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते थे, या कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण बोलेंगे। तो देखो वही लिखा है, फॉर्मूला में आपको बताऊं, अल्फा बराबर डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। टी अगर बहुत छोटा है तो फॉर्मूला आपको पता है, वो लिमिट डेल टी टेंस टू, बार बार एक ही चीज़ आती है, डेल टी टेंस टू 0, तो हो गया हमारे पास डी ओमेगा अपॉन डी टी। जैसे वहाँ पे ए का एक फॉर्मूला होता ना, ए d² x अपॉन dt², मतलब 2 बार अवकलन किया था x का, तो यहाँ पे अपन थीटा का कर देंगे। ठीक है, सॉरी, यूनिट सिंपल, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर है ये, विमा वैसे ही निकलेगी t-2, क्योंकि रेडियन की होती नहीं है। रिलेशन वैसे ही है, बिल्कुल अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो ये ए वेक्टर बराबर अल्फा वेक्टर गुणा आर वेक्टर। हाँ, एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अगर वस्तु एक समान वृत्तीय गति से, मतलब एक समान वृत्तीय गति कर रही है, तो मैंने आपको बोला था कि ओमेगा नियत रहता है। अगर ओमेगा नियत रह रहा है, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, वस्तु एक समान वेग से गति करिए तो त्वरण 0 होगा। वैसे अगर वस्तु का ओमेगा यानी कोणीय वेग नियत है, तो कोणीय वेग नियत है तो उसका कोणीय त्वरण यानी अल्फा क्या रहेगा 0। अगर असमान करिए तो फिर कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद इसके बारे में अपन लास्ट क्लास में बात करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले अगर हमारे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर देना। बोलते बोलते मेरे तो गला ही दुखने लग गया है ना, तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे नाम के साथ नीचे टैग करके मुझे लिख देना, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, और देश को एक अच्छे और उज्जवल भविष्य की कामना है। तो आप लोग पढ़ेंगे तो देश का भविष्य बनेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।